Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 10th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर first news है सुप्रीम कोर्ट कलेजियम डिस्कशंस कांट बी इन पब्लिक डोमेन। सुप्रीम कोर्ट का ये असर्शन किस टाइम आया है जब लॉ मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया था कि ये जो कलेजियम सिस्टम है ये एलियन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। The Supreme Court Friday dismissed a plea seeking a copy of the decisions taken by its collegium on December 12, 2018, saying no final decision was taken that day और जो भी डिस्कशंस कंसल्टेटिव प्रोसेस का पार्ट है उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। डिस्कशंस विच आर पार्ट ऑफ ए कंसल्टेटिव प्रोसेस कांट बी मेड पब्लिक। हमने कलेजियम सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है कि कलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ था, ये जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू इवॉल्व हुआ था। हमने फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस डिस्कस किया है और एनजेएसी को भी डिस्कस किया था। कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो कल एडिटोरियल आया था कि एनजेएसी में प्रॉब्लम क्या थी। अगर एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट नहीं भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता, उसके बाद भी अगर एनजेएसी होता तो ये अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस को फ्रस्ट्रेट कर देता। ये कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। The Supreme Court assertion comes at a time when the collegium system has drawn criticism from the law minister कि ये opaque है, accountable नहीं है. Therefore, as no final decision was taken which culminated into a final resolution drawn and signed by all the members of the collegium, the same was not required to be disclosed in the public domain and that too under the RTI Act. तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ये कहना है कि जो collegium discussions हैं they can't be in the public domain. Next, Prime Minister will not go to Moscow for annual meeting with Putin. अब इसका कोई रीज़न तो नहीं बताया गया है, क्या स्पेसिफिक रीज़न है। सिर्फ ये बताया गया कि शेड्यूलिंग इश्यूज़ है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मॉस्को नहीं जाएंगे इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए। Prime Minister Narendra Modi will not be traveling to Russia for the annual summit with President Vladimir Putin this year, sources said, citing scheduling issues. The annual summit between the Prime Minister of India and the President of the Russian Federation is the highest institutionalized dialogue mechanism in the strategic partnership between the two countries. अब इसका क्या रीज़न रशिया यूक्रेन वॉर हो सकता है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। 1 year वेट फॉर सीकिंग डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाई कोर्ट। अब इसमें न्यूज़ में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर बात ये बताई गई है कि यूनिफॉर्म मैरिज कोड इंडिया में होना चाहिए। यूनिफॉर्म मैरिज कोड इंडिया में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एक एक्ट की बात की गई है, सेक्शन 10A उस एक्ट का ये कहता है, डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869, कि अगर किसी को भी यहाँ पर जॉइंट पिटीशन भी फाइल करनी है डिवोर्स के लिए तो उसको यहाँ पर 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। द फैमिली कोर्ट रिजेक्टेड द पिटीशन होल्डिंग दैट 1 year सेपरेशन आफ्टर द मैरिज इज एन असेंशियल कंडीशन टू मेंटेन अ पिटीशन अंडर द एक्ट। तो क्या कंडीशन है कि 1 year सेपरेशन आफ्टर द मैरिज, ये असेंशियल कंडीशन है, उसके बाद ही यहाँ पर जो पिटीशन है उसको कंसिडर किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। और उसके बाद ही यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि यूनिफॉर्म मैरिज कोड इंडिया में होना चाहिए टू प्रमोट द कॉमन वेलफेयर ऑफ स्पाउसेस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। तो इससे आपको क्या पता चला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म मैरिज कोड की बात की गई है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे एक और न्यूज़ जब आपको रियलाइज़ होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। मौलाना आज़ाद फेलोशिप फॉर मिनॉरिटी स्टूडेंट्स नॉट अवेलेबल एनी मोर। तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है टिल क्लास 8 उसको बंद किया जा रहा है। अब मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो कि यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए दी जाती थी टू मिनॉरिटी स्टूडेंट्स, इसको भी 2022-23 से रोका जा रहा है। फेलोशिप स्कीम इज़ अ 5-year फेलोशिप प्रोवाइडेड बाय द सेंटर इन अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि यहाँ पर 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को दी जाती थी, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, पारसी एंड सिख, टू परस्यू एमफिल्स एंड पीएचडीज़। स्कीम यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस को कवर करती थी जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं बाय द यूजीसी, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था बाय द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री थ्रू द यूजीसी। अब हम चलते हैं आगे। NCW प्ली इन सुप्रीम कोर्ट की जो मुस्लिम विमेन की मैरिजेबल एज होनी चाहिए ये ऑन पार होनी चाहिए विद दैट ऑफ अदर फेथ्स। तो मुस्लिम विमेन की मैरिजेबल एज क्या होती है, तो जो यहाँ पर एज होती है वो ये होती है ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी, और ये कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर जो प्यूबर्टी अटेनमेंट एज होती है 15 साल होती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई 15 साल का है मुस्लिम में तो वो शादी कर सकता है।
The Supreme Court on Friday sought the center's response to a plea by the National Commission for Women seeking directions to increase the marriageable age for Muslim women, और ये on par होनी चाहिए with that of women of other religions. It said under the Indian Christian Marriage Act of 1872, Parsi Marriage and Divorce Act 1936 and Special Marriage Act of 1954 and the Hindu Marriage Act of 1955, जो मिनिमम एज है मैरिज की वो मेन के लिए है 21 साल एंड वुमेन के लिए है 18 साल. लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो कि अभी भी अनकोडिफाइड एंड अनकंसोलिडेटेड है, पर्सन्स who attain puberty are eligible to get married, और यहाँ पर प्यूबर्टी की जो एज है वो कंसिडर की जाती है 15 ईयर्स, लेकिन 15 साल का बच्चा तो यहाँ पर माइनर होता है. अब हम आगे चलते हैं. चैरिटी एंड कन्वर्जन. तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो कन्वर्जन की बात की गई है वो मिशनरीज के द्वारा की गई है, जो कि लोगों को यहाँ पर चैरिटी प्रोवाइड करके उनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करते हैं. द पर्पस ऑफ चैरिटी शुड नॉट बी कन्वर्जन. ये कहा गया था बाय अ डिवीजन बेंच जज ऑफ द एपेक्स कोर्ट कि आपको चैरिटी करना है, चैरिटी करो, लेकिन चैरिटी का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर कन्वर्ट कराना चाहते हो सामने वाले इंसान को. एवरी चैरिटी और गुड वर्क इज वेलकम, लेकिन इंटेंशन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट. बट वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इज द इंटेंशन. The Universal Declaration of Human Rights 1948, which was before the makers of the future constitution for independent India had proclaimed, तो जो पहला ड्राफ्ट था फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का उसने प्रपोज किया था टू रीस्ट्रेन कन्वर्जन एक्सेप्ट बाय वंस ओन फ्री विल. तो कोई अपनी इच्छा से अगर कन्वर्ट होना चाहता है तो वो कर सकता है, बाकी किसी भी तरीके से कन्वर्जन नहीं हो सकता. टू रिस्ट्रेन कन्वर्जन एक्सेप्ट बाय वंस ओन फ्री विल. द सेकेंड वॉज टू रिकॉग्नाइज कि राइट टू प्रीच होगा एंड कन्वर्ट, कि आप अपने रिलीजन को प्रीच भी कर सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी की लिमिट्स में. राइट टू प्रीच एंड कन्वर्ट विद इन लिमिट्स कंपैटिबल विद पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी. इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया राइट टू प्रोपेगेट अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन एज पीपल्स फंडामेंटल राइट. तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोपेगेट अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस. तो इसका क्या मतलब है, आप किसी को यहाँ पर कन्वर्ट करा सकते हो. राइट टू प्रोस्लेटाइज है तो राइट टू प्रोस्लेटाइज नहीं है. Prima facie individuals right to forsake their religion by birth and embrace another faith. ये माना गया था कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब ये है कि आपका कोई रिलीजन बाई बर्थ है लेकिन आपने यहाँ पर दूसरा फेथ इम्ब्रेस कर लिया क्योंकि आपको वो ज़्यादा ठीक लगा. तो प्राइमा फेसी इंडिविजुअल्स राइट टू forsake their religion by birth and embrace another faith was integral to freedom of conscience. Interestingly, Bombay High Court has recently held कि freedom of conscience of a person का ये भी मतलब है कि उसके पास पूरा राइट है कि वो किसी भी रिलीजन में यहाँ पर विश्वास नहीं कर सकता है. includes a right to openly say that he does not believe in any religion. फिर यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस बताया गया है जिसमें ये कहा गया था कि राइट टू प्रोस्लिटाइज नहीं है. Article 25 granted not the right to convert another person to one's own religion, but only to transmit and spread one's religion by an exposition of its tenets. तो आप अपने religion के tenets को preach कर सकते हो लेकिन आप किसी को convert नहीं कर सकते हो. Argued that converting people interfered with their religious freedom and held that Article 25 granted not the right to convert another person to one's own religion, but only to transmit and spread one's religion by an exposition of its tenets. तो right to proselytize नहीं है, किसी को कन्वर्ट कराने का राइट नहीं है. ऑल ऑफ देम प्रोहिबिट. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आए थे. ऑल ऑफ देम प्रोहिबिट कन्वर्टिंग पीपल फ्रॉम वन टू अनदर रिलीजन विदाउट देयर फ्री विल. तो आप किसी भी पर्सन को किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो उनकी इच्छा के बिना. एंड दैट टू इंडिकेट दिस, बहुत सारे एक्सप्रेशंस का यूज़ किया गया है कि फोर्स का यूज़ करके आप किसी का रिलीजन नहीं कन्वर्ट करा सकते हो, फ्रॉड का यूज़ करके, इंड्यूसमेंट का यूज़ करके, इल्योरमेंट. द इवेंचुअलिस्ट हाउएवर नेवर एडमिट यूजिंग ऑफ सच अनलॉफुल मीन्स टू विन कन्वर्ट्स. और उनका ये कहना है कि जो लोग भी यहाँ पर क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होते हैं वो तो अपनी वॉलंटरली तरीके से होते हैं. महात्मा गांधी ने एक बार ये बात कही थी कि सारे फेथ्स ही यहाँ पर ट्रू हैं लेकिन सारे फेथ्स में यहाँ पर इम्परफेक्शंस भी हैं. तो यहाँ पर जो हिंदू है उसे ये सोचना चाहिए कि वो बेटर हिंदू कैसे बन सकता है, वैसे मुस्लिम को ये सोचना चाहिए कि वो यहाँ पर बेटर मुस्लिम कैसे बन सकता है. आर इनर मोस्ट प्रेयर शुड बी दैट अ हिंदू शुड बी अ बेटर हिंदू, अ मुस्लिम अ बेटर मुस्लिम एंड अ क्रिश्चियन अ बेटर क्रिश्चियन. द ग्रेट महात्मा हैड ऑल्सो वंस सेड कि अगर इनके पास पावर होती महात्मा गांधी के पास तो ये यहाँ पर लेजिस्लेशन लेकर आते और ये प्रोस्लिटाइजिंग को बिल्कुल रोक देते. इफ आई हैड पावर एंड कुड लेजिस्लेट आई शुड स्टॉप ऑल प्रोस्लिटाइजिंग. नेक्स्ट हम चलते हैं द आई ऑफ वाई के अलग नहीं डिस्कस करेंगे हम ये,
ब्रूम विद अ व्यू नहीं डिस्कस करेंगे, आपके बारे में आर्टिकल है। एन एग्जिट स्ट्रेटजी, तो जो चाइना में ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी थी, चाइना ईज़ कर रहा है, उसको क्यों ईज़ कर रहा है वो सब हमने डिस्कस किया था, क्योंकि चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब चाइना में क्यों प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि एक जगह फायर हो गई थी युरुम्की में, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को बचाया नहीं जा सका क्योंकि पूरा लॉकडाउन लगा था, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान चली गई। तो ये एक इमीडिएट रीज़न था जिसकी वजह से हमें चाइना में प्रोटेस्ट देखने को मिले। बाकी लोग तो काफ़ी टाइम से परेशान थे, 3 साल से आप लॉकडाउन लगा दे रहे हो, लोगों को यहाँ पर एसेंशियल्स नहीं मिल पा रहे हैं। द पेरिल्स ऑफ ज़ीरो कोविड, सेम आर्टिकल चाइना के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वॉज परहैप्स टिल रिसेंटली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट अनक्वेश्चनड लीडर इन एनी मेजर कंट्री, क्योंकि अभी रिसेंटली इनको 3rd टर्म मिला था, लेकिन हमें उसके बाद चाइना में प्रोटेस्ट देखने को मिले। She, on the other hand, had just started his 3rd term as General Secretary of the Chinese Communist Party and Chairman of the Central Military Commission. She has been president since 2013. तो ये जो है ये 2013 से प्रेसिडेंट है। 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और इससे पहले ये था कि जो एक इंसान है वो 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन ये जो था इसको रिमूव कर दिया गया इस कंडीशन को, और उसके बाद प्रेसिडेंट शी को यहाँ पर 3rd टर्म मिलता है रिसेंटली। हेंस प्रेसिडेंट शी नाउ हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्क्रिप्शन ऑन बीइंग इन पावर फॉर एज लॉन्ग एज ही लाइक्स, तो ये जब तक चाहें तब तक बने रह सकते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। Of the many factors that have distinguished Xi's reign is his anti-corruption campaign, तो इनका यहाँ पर एंटी करप्शन कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था। एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, तो हमने इनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को भी डिस्कस किया था। इसके अलावा जो भी डिसेंट होता है चाइना में उसको ये क्लैम्प डाउन कर देते हैं, एक्टिविस्ट के ऊपर क्लैम्प डाउन कर देते हैं, एज वेल एज हांगकॉन्ग। और मोर रिसेंटली इनकी ज़ीरो कोविड अप्रोच थी, लेकिन ज़ीरो कोविड जो इनकी अप्रोच थी इसका इनको रिवर्सल करना पड़ा। परहैप्स शीज sole and most prominent defeat on any policy वो है recent reversal of a zero COVID approach. These reversals include COVID patients with mild or no symptoms and their contacts। तो पहले ये होता था कि अगर किसी को कोविड है भी लेकिन उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, उसके बाद भी उसको गवर्नमेंट क्वारंटीन इस्टेब्लिशमेंट्स में भेज दिया जाता था, जो कि अब नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस ह्यूमन misery that such an oppressive policy causes, China's zero COVID policy has also resulted in an economic downturn। तो चाइना में यहाँ पर सब कुछ लॉकडाउन था जिसकी वजह से सप्लाई चेन सिस्टम्स में डिसरप्शन आ गया, और एप्पल जैसी कंपनीज ये सोचने लगी कि चाइना से हमें मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना है दूसरे कंट्रीज में। द कोविड रिलेटेड डिसरप्शंस एट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईफोन असेंबली प्लांट रिपोर्टेडली लेड एप्पल टू रिकंसिडर चाइना एज इट्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट। और एप्पल ये सोच रही है कि बाकी दूसरे कंट्रीज में भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। द प्रोटेस्ट वर मास डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी एंड मोर। और यहाँ पर स्लोगन्स रेस किए गए कि जनरल रिफॉर्म्स होने चाहिए कंट्री में, कंट्री को बहुत ज़्यादा टाइटली कंट्रोल किया जाता है, डिसेंट को अलाउ नहीं किया जाता है। द इमीडिएट ट्रिगर क्या था प्रोटेस्ट के लिए, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी इन द सिटी ऑफ युरुम्की ड्यू टू अ फायर, जिसकी वजह से यहाँ पर अपार्टमेंट में फायर हो गई थी और लोगों को बचाया नहीं जा सका। अब यहाँ पर जो चाइना है वो इतना डरता क्यों है? अगर लोगों को वैक्सीन लगी हुई है तो ठीक है, अगर यहाँ पर लॉकडाउन नहीं भी लगाओगे तो लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि वो वायरस से फाइट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना की वैक्सीन थी ना सिनोवैक, उसकी जो एफिकेसी रेट है वो कम था। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम अपीयर्स टू बी कंपैरेटिवली लेसर efficacy of the Chinese vaccine Sinovac, which in small sample studies has been shown to be far less effective than the other vaccines। और ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से चाइना को इतना डर लगता है अगर कोई भी यहाँ पर नया वेरिएंट आता है। साइंस टीचर्स अस दैट इफेक्टिव वैक्सीन्स ओपन कॉन्वर्सेशंस की जो लोग हैं वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड बेटर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यही एक तरीका है कोविड के साथ रहने का। आप हमेशा के लिए तो लॉकडाउन नहीं लगा सकते हो ना। फिर नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग डिसकंटेंट। तो यहाँ पर बात की गई कर्नाटका महाराष्ट्र डिस्प्यूट की, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेलगावी का डिस्प्यूट है। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो डिस्प्यूट है, ये जो डिसकंटेंट है, इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जो रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र में एंड कर्नाटका में। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पर मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शंस इन कर्नाटका आने वाले हैं। इन रीसेंट टाइम्स ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आई है कि कर्नाटका में बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है
और यहाँ पर रोड्स इन कर्नाटका हैव केव्ड इन ड्यूरिंग द लास्ट मानसून, और इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर माइग्रेट करना शुरू कर दिया है दूसरे सदर्न स्टेट्स में। अटेम्प्ट्स आर मेड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम दीज रियल इश्यूज, तो यहाँ पर जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है लोगों का जो यहाँ पर रियल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, और यहाँ पर हिजाब का इशू बनाया जा रहा है, लव जिहाद का इशू बनाया जा रहा है। द इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज डिडंट ब्रिंग मच गुड न्यूज टू द रूलिंग पार्टी। द रूलिंग कंबाइन इन द महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी यहाँ पर जो शिंदे लेड गवर्नमेंट है उसका अनसर्टेन फ्यूचर दिख रहा है, इसीलिए दोनों साइड से यहाँ पर ये जो बॉर्डर का इशू है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं और डिसकंटेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वॉट मैटर्स टू द पॉलिटिकल वॉरलॉर्ड्स इज टू फाइंड अ वे ऑफ डाइवर्टिंग द डिसकंटेंट, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कम्युनिटीज है इन द एरिया उनको यहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है। इफ सच इज द एमिटी एंड कल्चरल इंटेंगलमेंट बिटवीन द टू लैंग्वेजेस, तो अगर यहाँ पर कन्नड़ और मराठी लैंग्वेज में यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें एमिटी है, तो कैसे यहाँ पर सोर्स ऑफ एंगर हो सकता है। तो यहाँ पर ऑथर ने बताया कि सोर्स ऑफ एंगर है नहीं, इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अब हम चलते हैं आगे। बिहाइंड मुंबईज अनयूजुअली फाउल एयर चेंजेस इन विंड पैटर्न, तो यहाँ पर जो मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्यों इतना ज़्यादा हो रखा है और इसके क्या रीजन है एक बार हम डिस्कस करते हैं। इट्स नॉट एज दो मुंबई जनरेट्स लेसर अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो मुंबई में भी उतने ही पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं जितने दिल्ली में होते हैं, लेकिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा पुअर रहा करता था मुंबई के कंपैरिजन में। लेकिन मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 309, और जो यहाँ पर दिल्ली का था फ्राइडे नाइट को वो था 249। बट मुंबई हैज़ एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन एडवांटेज, इट्स रिलेटिवली क्लीन एयर इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सी ब्रीजेज दैट स्वीप एयर पॉल्यूटेंट्स अवे फ्रॉम द लैंड। तो मुंबई में हमें इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सी ब्रिजेस हैं। Changes in wind patterns. The most important reason for this could be the changes that are being observed in Mumbai's natural cleansing system. और wind pattern और जो यहाँ पर wind की speed है ना वो कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो wind है वो pollutants को take away नहीं कर पा रही है। But the decline in wind speeds is significant enough to hamper its ability to blow away pollutants, और जिसकी वजह से जो pollutants है वो blow away नहीं हो पा रहे हैं। In Mumbai एक पैटर्न होता है, पैटर्न क्या होता है कि विंड्स मूव फ्रॉम लैंड टू सी फॉर अ फ्यू डेज, उसके बाद सी टू लैंड, और ये जो यहाँ पर पैटर्न है 3-4 दिन तक चलता है, ठीक है, कि 3-4 दिन यहाँ पर लैंड टू सी और उसके बाद यहाँ पर 3-4 दिन सी टू लैंड। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना ये 10 दिन का हो चुका है। अब इसके रीजंस नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वॉट वी आर सीइंग दिस ईयर हाउएवर इज दैट दिस साइकिल इज डिलेड, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग एवरी 3-4 डेज इट इज हैपनिंग आफ्टर अ वीक और इवन 10 डेज। अब इसका क्या रीज़न है, क्या ला नीना का 3rd कंसेक्यूटिव ईयर है, ये इसका रीज़न है, या तो और कोई मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि नहीं पता है। एक रीज़न ये भी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर है, वो है मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये इंक्रीज़ हुए हैं। PM 2.5 एंड PM 10 में क्या डिफरेंस होता है। PM 2.5 स्मॉलर पार्टिकल्स कंपेयर टू PM 10 मोस्टली कम फ्रॉम व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस और पावर प्लांट्स। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जनरली जनरेट PM 10 pollutants since even the PM 10 levels in Mumbai are high right now। तो हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर ऊपर गई है, जिसकी वजह से हमें मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है डिबेट ओवर जम्बोज वर्मिन, तो जम्बोज यहाँ पर एलिफेंट के लिए यूज़ किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 जो कि राज्यसभा के द्वारा पास किया गया थर्सडे को, तो उसमें यहाँ पर हम 2 प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि जो कैप्टिव एलिफेंट्स है उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कैप्टिव एलिफेंट्स है उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, उनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है किसी रिलीजियस या बाकी किसी पर्पस के लिए, ठीक है। और दूसरा ये कि सेंटर ने खुद के पास ही ये पावर रखी कि सेंटर यहाँ पर स्पीशीज़ को डिक्लेयर कर सकता है एज वर्मिन। तो वर्मिन स्पीशीज़ को जो डिक्लेयर किया जा सकता है वो यहाँ पर सेंटर के द्वारा किया जा सकता है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 विच वॉज पास्ड बाई द राज्यसभा ऑन थर्सडे हैज़ इन्वाइटेड स्क्रूटनी ऑन 2 मेजर इशूज़। पहला क्या है, एग्जेम्पशन मेड टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, कि कैप्टिव एलिफेंट्स का यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है ट्रांसपोर्ट हो सकता है फॉर रिलीजियस पर्पसेस और फॉर एनी अदर पर्पस, एंड द स्वीपिंग पावर्स गिवन टू द सेंटर टू डिक्लेयर स्पीशीज एज वर्मिन। और यहाँ पर सेंटर के पास ये पावर कि सेंटर यहाँ पर किसी भी स्पीशीज़ को वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है। अब सेंटर के पास खुद के रीज़न से कि सेंटर ने पावर अपने पास क्यों रखी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द जम्बो कनंड्रम,
द लीगल डिलेमा ओवर द एलिफेंट्स स्टेटस साइमल्टेनियसली कि एलिफेंट एक इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी है लेकिन साथ ही में एलिफेंट एक डोमेस्टिक एनिमल भी है. In 1897, the Elephants Preservation Act prohibited the killing or capture of wild elephants unless in self-defense. कि यहाँ पर prohibit किया गया था कि आप wild elephants को kill नहीं कर सकते हो, capture नहीं कर सकते हो unless in self-defense or to protect property and crops or under a license issued by the district collector. In 1927, Indian Forest Act ने list किया कि elephant एक कैटल है, prescribing the highest fine of ₹10 for every impounded jumbo. The Wildlife Protection Act of 1972 एलिफेंट को आइडेंटिफाई करता है एज अ व्हीकल. गिवन द हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन इन 1977, एलिफेंट ही एक ऐसा एनिमल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में जिसको कि लीगली ओन किया जा सकता है बाय मींस ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट. तो एलिफेंट इज द ओनली एनिमल इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 जिसको कि ओन किया जा सकता है लीगली बाय मींस ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट. Turning the clock back, in 2003, Section 3 of the Wildlife Protection Act prohibited trade in all captive wildlife and any non-commercial transfer across state boundaries अगर आपके पास परमिशन नहीं है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की. The Wildlife Protection Act, this section shall not apply to the transfer or transport of any live elephant by a person having a certificate of ownership और जहां पर इस पर्सन ने ये प्रायर परमिशन ऑब्टेन की है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. फिर जो कांग्रेस लीडर है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आप यहाँ पर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन क्यों दे रहे हो. उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज किया गया और ये कहा गया कि जो एलिफेंट्स है उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, उनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है फॉर अ रिलीजियस और एनी अदर पर्पस. तो रिलीजियस तक तो यहाँ पर रखा जा सकता था लेकिन और एनी अदर पर्पस आपने क्यों इंक्लूड किया है, ये तो बहुत ज़्यादा वेगली वर्डेड हो गया है. लूप होल और रिलीफ. अब यहाँ पर लूप होल क्या है, क्रिटिक्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि अगर आप कमर्शियल ट्रांसफ़र के ऊपर प्रोहिबिशन भी लगा देते हो तो ऐसा तो नहीं है कमर्शियल ट्रांसफ़र नहीं होता है. कमर्शियल ट्रांसफ़र तो होता है लेकिन वो अंडरग्राउंड होता है, आपको पता नहीं चल पाता है. तो क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट द प्रोहिबिशन ऑन कमर्शियल ट्रांसफ़र ओनली ड्रोव द लाइव एलिफेंट ट्रेड अंडरग्राउंड, क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पर ऐसे ड्रेसअप करते हैं कि ये तो गिफ्ट डीड है टू बाईपास द 2003 अमेंडमेंट. तो ओवरऑल ये है कि आप यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है आपने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउ किया है कौन से रीजंस के लिए, रिलीजियस पर्पसेस और एनी अदर पर्पसेस, जो कि काफ़ी वेगली वर्डेड है. क्या और एनी अदर पर्पसेस, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत थी. और बात यह है कि अगर गवर्नमेंट इस प्रोविजन को नहीं भी रखती, ठीक है, कि यहाँ पर जो लाइव एलिफेंट्स उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, कैप्टिव एलिफेंट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो क्या इसकी वजह से सच में ट्रांसफर नहीं होता? ट्रांसफर इसका होता है लेकिन वो अंडरग्राउंड होता. तो क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट प्रोहिबिशन ऑन कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ओनली ड्रोव द लाइव एलिफेंट ट्रेड अंडरग्राउंड एज traders switched to dressing up commercial deals as gift deeds. Next, a vermin conflict. The damage due to crop depredation by wild animals has never been computed, but for lakhs of farmers around the many protected forest, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बिगेस्ट चैलेंज है क्योंकि वर्मिन्स क्या करते हैं, उनकी जो क्रॉप्स है उसको डैमेज कर देते हैं. 1972 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ आइडेंटिफाइड अ फ्यू स्पीशीज़. तो एक्ट में ही कुछ स्पीशीज़ को यहाँ पर वर्मिन बताया गया. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट बैट्स, कॉमन क्रोज, रेट्स एज वर्मिन और न्यूसेंस एनिमल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर डिजीज़ फैलती है, ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और इनको एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया गया है. लेकिन इस लिस्ट में जो वर्मिन्स लिखे गए हैं उसके अलावा किसी को यहाँ पर वर्मिन डिक्लेयर करना है तो ये पावर पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चलेगी. किलिंग एनिमल्स आउटसाइड दिस लिस्ट वॉज अलाउड अंडर टू सर्कमस्टांसेस. अंडर सेक्शन 62 of the Wildlife Protection Act, given sufficient reasons, any species other than those accorded the highest legal protection as tiger and elephant, but not wild boar or nilgai, can be declared vermin at a certain place for a certain time. तो जो सेक्शन 62 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके तहत अगर सफिशिएंट रीजन है तो कोई भी स्पीशीज अदर देन दोस्त जिनको यहाँ पर हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे कि टाइगर और एलिफेंट, लेकिन वाइल्ड बोर उसमें नहीं आता है, और नील गाय, तो इनको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है किसी सर्टेन प्लेस के लिए फॉर अ सर्टेन टाइम. Under Section 11 of the Wildlife Protection Act, the Chief Wildlife Warden can allow the killing of an animal irrespective of its status in the schedules. लेकिन जो Chief Wildlife Warden है वो अलाउ कर सकता है किसी भी एनिमल की किलिंग के लिए अगर वो डेंजरस है टू द ह्यूमन लाइफ. तो अंडर सेक्शन 11 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैन अलाउ द किलिंग ऑफ एन एनिमल irrespective of its status in the schedules if it becomes dangerous to human life. स्टेट गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया करते थे अंटिल 1991, लेकिन उसके बाद एक अमेंडमेंट होता है और ये पावर दे दी जाती है सेंटर को.
अब सेंटर ने ये पावर अपने पास क्यों रखी? क्योंकि सेंटर को डर था कि कहीं की स्टेट जो है ऐसे वर्मिन डिक्लेयर करके कहीं वर्मिन की पॉपुलेशन कोई खत्म ना कर दे। द पर्पस वॉज apparently to restrict the possibility of eliminating a large number of animals at a species level as vermin. Under Section 11, states could issue culling permits only locally and for a few animals, और ये पावर लार्जली जा चुकी है सेंटर के पास। स्वीपिंग एंड सेलेक्टिव इन रीसेंट ईयर्स हाउएवर सेंटर ने अपनी पावर का यूज़ किया है बिना साइंटिफिक बेसिस के, बिना साइंटिफिक असेसमेंट किए किसी को भी यहाँ पर वर्मिन की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर नील गाय को डिक्लेयर किया गया था एज वर्मिन अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार फॉर अ ईयर इन 2015। सेंटर साइटेड कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का एज द ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग मंकीज वर्मिन इन शिमला म्यूनिसपैलिटीज इन 2019। लेकिन यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि ये जो सेंटर स्पीशीज को डिक्लेयर कर रहा है ना वर्मिन एट इवन स्टेट लेवल्स ऑफन विदाउट एनी क्रेडिबल साइंटिफिक assessment. Center has started using its power to issue sweeping orders declaring species as vermin at even state levels without any credible scientific assessment. To cull or not. अब क्या ये जो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नीलगाय है, अगर नीलगाय यहाँ पर क्रॉप को डैमेज कर रही है तो क्या उसको यहाँ पर वर्मिन डिक्लेयर कर देना चाहिए? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है मोरालिटी का, ठीक है। अगर नील गाय को यहाँ पर फॉरेस्ट में फूड नहीं मिल रहा है तभी तो वो बाहर आ रही है। तो वाइल्ड लाइफ टारगेट्स क्रॉप्स इधर, वाइल्ड लाइफ क्रॉप्स को तभी टारगेट करते हैं या तो फॉरेस्ट में उनके लिए इनसफिशिएंट फूड होता है और फील्ड यहाँ पर उनको ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड ऑल्टरनेटिव्स उनको देखते हैं, शुगर केन, मेज। इन द फर्स्ट सिनेरियो स्टॉपिंग देयर एक्सेस टू नॉन फॉरेस्ट फूड बाय इलेक्ट्रिक फेंसेस। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि वो यहाँ पर स्टारवेशन में चले जाए और उनकी डेथ हो जाए। बिसाइड्स यूज्ड लोकली, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रिक फेंसिंग यूज़ करोगे, एक गाँव में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग का यूज़ है, दूसरे गाँव में नहीं है, तो वो जो एनिमल्स है वो दूसरे गाँव में चले जाएंगे, तो इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है। एल्स फिर द ओनली ऑप्शन क्या है कि आपको यहाँ पर हैबिचुअल क्रॉप रेडर्स को रिड्यूस करना है। द एब्सेंस ऑफ लीगल ऑप्शन हैज़ नॉट स्टॉप्ड फार्मर्स फ्रॉम सीक्रेटली हंटिंग प्रॉब्लम एनिमल्स। लेकिन हो सकता है कि ठीक है यहाँ पर नहीं डिक्लेयर किया गया कि ये स्पीशीज वर्मिन है, लेकिन अगर फार्मर की क्रॉप को वो नुकसान पहुंचा रही तो क्या फार्मर उसका हंट नहीं करेगा? तो सच अनरेगुलेटेड कलिंग encourages a practice that often extends to poaching of non-pest rare and endangered species. There is no alternative to a site-specific time-bound approach based on scientific evaluation. तो ये यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है कि साइट-स्पेसिफिक सोल्यूशन होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, बेस्ड ऑन साइंटिफिक evaluation. Next, the media bargaining bill in US that has riled Meta triggered debate. अब यहाँ पर कौन सा बिल यूएस लेकर आ रहा है? तो बिल में सिर्फ ये है कि जो पब्लिशर्स हैं उनके साथ यहाँ पर ये जो मेटा और बाकी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डिजिटल जाइंट हैं, इनको यहाँ पर इनके साथ एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है कि ये इनको कितना पे करेंगी। तो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस इनेक्टेड सिमिलर लॉस, कंपनीज लाइक मेटा एंड गूगल अल्टीमेटली एग्रीड कि ये पब्लिशर्स को पे करेंगे उन कंट्रीज़ में। तो पब्लिशर्स की ये न्यूज़ यूज़ करते हैं लेकिन पब्लिशर्स को ये पे नहीं करते थे। द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन नोन एज द जर्नलिज्म कॉम्पिटिशन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2022 वुड अलाउ पब्लिशर्स हु हैव लॉन्ग कंप्लेंट। तो पब्लिशर्स यहाँ पर ये कंप्लेन करते हैं कि जो पब्लिशर्स है उनका यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर कॉर्नर कर लेते हैं अ लार्ज चंक ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स। ग्रेटर पावर्स टू कलेक्टिवली बार्गेन विद कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ एड रेवेन्यू। इसीलिए जो पब्लिशर्स है उनको भी यहाँ पर ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए एड रेवेन्यू का। पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स पुट देयर कंटेंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अब मेटा का क्या कहना है? मेटा का ये कहना, पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर तो जानबूझकर अपना कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और इससे उनको ही बेनिफिट होता है, उनकी यहाँ पर रीच बढ़ती है। लेकिन पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होता है वो ये जो कंपनीज हैं उनके साथ शेयर नहीं करती हैं। मच बिफोर द ऑस्ट्रेलियन लॉ इन 2019, फ्रांस यहाँ पर पहला EU कंट्री बना था जिसने यहाँ पर डायरेक्टिव इशू किया था ऑन द पब्लिशिंग राइट्स ऑफ मीडिया। इट्स रिक्वायर्ड कि जो टेक कंपनीज है, फॉर एग्जांपल मेटा, इनको यहाँ पर डिस्कशंस में एंगेज होने की ज़रूरत है विद पब्लिशर्स और पब्लिशर्स को यहाँ पर रेम्यूनरेशन पे करने की ज़रूरत है फॉर देयर न्यूज़ कंटेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ग्राइनर रीचेस US। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर जो प्रिजनर में लोग होंगे US और मॉस्को के, तो उनका यहाँ पर स्वैप हुआ है। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर जो कि यहाँ पर रशिया के प्रिजन में थी, तो इनको यहाँ पर स्वैप किया गया है विद यहाँ पर ये पर्सन विक्टर बाउट। इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम चलते हैं आगे। शी मीट्स अरब लीडर्स एट माइलस्टोन समिट। तो जो यहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये गए हुए हैं सऊदी अरेबिया और अब इनकी मीटिंग होने वाली है GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 मेंबर्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मेट गल्फ अरब लीडर्स इन रियाद ऑन फ्राइडे इन द फर्स्ट ऑफ द 2 माइलस्टोन। और यहाँ पर काफ़ी एग्रीमेंट साइन हुए हैं स्ट्रैटेजिक
पार्टनरशिप पैक्ट हुआ है विद द वर्ड स्टॉप ऑयल एक्सपोर्टर अ डे बिफोर फ्राइडेज मीटिंग। और उसके बाद यहाँ पर 6 नेशन की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इनकी मीटिंग होने वाली है। जो यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड हो रखे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न था जमाल खशोगी का केस, और जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो हैं वो यहाँ पर स्ट्रेंड हो रखे हैं। दूसरा रीज़न ये था कि यूएसए ने सऊदी अरेबिया से ये कहा था कि आप ऑयल प्रोडक्शन को कट मत करना, लेकिन सऊदी इस बात को नहीं माना। तो शीज Saudi visit comes at a time when Riyadh's alliance with the US has been strained over a range of issues. पहला human rights, also Saudi and Gulf allies have defied US pressure, और बाकी यहाँ पर US pressure को भी इन्होंने डिफाई किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। गवर्नमेंट प्लान्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन इंटरमीडियरीज सेपरेट नॉर्म्स। तो गवर्नमेंट एक बिल लेकर आने वाली है जिसका नाम होगा डिजिटल इंडिया बिल, और इसमें यहाँ पर डिस्टिंक्शन किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया साइट्स, ई कॉमर्स एंटिटीज, फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। तो इनके लिए यहाँ पर क्लियर डिस्टिंक्शन किया जाएगा। और जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे ही डिजिटल स्पेस के लिए एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। नए क्रिमिनल ऑफेंसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फॉर एग्जांपल डॉक्सिंग क्या होता है? डॉक्सिंग इज एसेंशियली एन अटेम्प्ट बाय अ पर्सन कि आप यहाँ पर किसी की प्राइवेट या आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दो किसी मैलिशियस इंटेंट के साथ। Doxing is essentially an attempt by a person to publish private or identifying information about a particular individual on the internet, typically with malicious intent. तो doxing आपको पता होना चाहिए। ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा आईटी एक्ट को। फिर यहाँ पर इंटरमीडियरी बताया गया कि इंटरमीडियरीज कौन होते हैं। तो इंटरमीडियरीज फॉर एग्जांपल ट्विटर इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी का मतलब ये होता है कि ट्विटर का जो भी कंटेंट आप ट्विटर के ऊपर देखते हो उसका ट्विटर से थोड़ी कोई लेना देना है, वो तो हम और आप जैसे लोग वहाँ पर डालते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट इंटरमीडियरीज का कोई कंट्रोल नहीं होता है ओवर द कंटेंट जो कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट किया जाता है। तो ट्विटर के ऊपर क्या कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है उसका ट्विटर का तो कोई कंट्रोल नहीं है ना उसको लेकर। एंड हेंस ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको सेफ हार्बर प्रोवाइड किया जाता है, उनको लीगल इम्यूनिटी दी जाती है। दे एंजॉय अगेंस्ट थर्ड पार्टी कंटेंट पोस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो ट्विटर के ऊपर कंटेंट पोस्ट हो रहा है वो तो थर्ड पार्टी कर रही है ना, इसीलिए ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको सेफ हार्बर प्रोवाइड किया जाता है, उनको लीगल इम्यूनिटी दी जाती है एज लॉन्ग एज, कब तक? जब तक वो ड्यू डिलीजेंस के साथ अडियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा कि ये कंटेंट में प्रॉब्लम है, आपको इस कंटेंट को टेक डाउन करना है, तो उनको कंटेंट टेक डाउन करना पड़ेगा, लाइक टेकिंग डाउन इनएप्रोप्रिएट कंटेंट व्हेन फ्लैग्ड बाय द गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ने पहले कह चुकी कि गवर्नमेंट इनका यहाँ पर जो सेफ हार्बर का स्टेटस है ना, ये गवर्नमेंट यहाँ पर वापस ले सकती है। अब हम चलते हैं आगे। भारत बॉन्ड ईटीएफ, तो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ along with your telegram user id to the mentioned email id। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड टू नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेगा फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया कलेजियम के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो यहाँ पर डिस्कशन कंसल्टेटिव प्रोसेस का पार्ट है उसको यहाँ पर पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अटेंड नहीं करेंगे जो एनुअल समिट होती है इंडिया रशिया के बीच में। क्या रीज़न है वो यहाँ पर नहीं बताया गया। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप है उसको यहाँ पर 2022-23 से बंद कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली है कि जो मैरिजेबल एज फॉर मुस्लिम वुमेन है ये ऑन पार होनी चाहिए विद दैट ऑफ द अदर फेथ्स। तो यहाँ पर जो मैरिजेबल एज फॉर मुस्लिम वुमेन है ये भी 18 साल होनी चाहिए। अभी यहाँ पर प्यूबर्टी से रिलेटेड है एज। फिर चैरिटी एंड कन्वर्जन ये हमने डिस्कस किया। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जीरो कोविड स्ट्रेटजी से क्या प्रॉब्लम है।
मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट, तो यहाँ पर हमने बेलगावी भी डिस्कस किया जो कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का डिस्प्यूट है। बिहाइंड मुंबईज अनयूजुअली फाउल एयर, चेंजेस इन विंड पैटर्न, तो यहाँ पर जो विंड की स्पीड है वो कम हो गई है। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो विंड यहाँ पर लैंड टू सी मूव करती हैं, देन फिर सी टू लैंड मूव करती हैं, तो इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है, ये जो पैटर्न रिपीट होते हैं, ये वापस से इंक्रीज हो गया है। डिबेट ओवर जम्बोस वर्मिन, तो यहाँ पर हमने एलिफेंट के बारे में डिस्कस किया कि एग्जेम्पशन दिया गया है कि जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है फॉर रिलीजियस पर्पसेस और फॉर एनी अदर पर्पसेस। और यहाँ पर जो स्वीपिंग पावर्स है वो सेंटर के पास है टू डिक्लेयर स्पीशीज एज वर्मिन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो चाइनीज़ प्रीमियर हैं उनकी मीटिंग हुई है विद सऊदी अरेबिया, और बाकी अब यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ के साथ उनकी मीटिंग होगी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्रीज़ है वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं आगे। गवर्नमेंट प्लान्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक बिल लेकर आने वाली है जिसका नाम होगा डिजिटल इंडिया बिल, और यहाँ पर इंटरमीडियरीज को क्लासीफाई किया जाएगा। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि डॉक्सिंग क्या होता है और यहाँ पर इंटरमीडियरीज की डेफिनेशन क्या होती है। तो इंटरमीडियरीज उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा जा रहा है जिनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, जो भी कंटेंट उनके ऊपर पोस्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है, इसमें ट्विटर का कंट्रोल तो नहीं है, इसीलिए ट्विटर को एक सेफ हार्बर प्रोवाइड किया गया है, एक लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। लेकिन जो भी यहाँ पर कंडीशंस है उनके साथ ट्विटर को अडेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है और गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको इस कंटेंट को टेक डाउन करना है, तो उनको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो बेसिक आइडिया इज दैट इंटरमीडियरीज का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट किया जाता है, इसीलिए उनको यहाँ पर सेफ हार्बर प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब ये है उनको लीगल इम्यूनिटी है विच दे एंजॉय अगेंस्ट थर्ड पार्टी कंटेंट जो कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट किया जा रहा है, एज लॉन्ग एज दे अडेयर टू सर्टेन ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट। जैसे कि अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है और उनको ये कहा जाता है कि आपको इस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को रिमूव करना है, तो उनको रिमूव करना पड़ेगा। फिर हमने डिस्कस किया भारत बॉन्ड ETF जो कि इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।